एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक दादी रहती थी। वो हालत से और स्वभाव से गरीब थी। उसका बेटा रमेश शहर में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। बहू अनामिका भी रमेश के साथ ही अच्छी कंपनी में काम करती थी। इसीलिए शारदा दादी गांव में अपने घर में अकेले रहती थी और वो केला बेचकर अपना घर चलाती थी। शारदा दादी के केले का बगीचा गांव से काफी दूर था। शारदा हर रोज सुबह सुबह उठकर चलते चलते अपने केले के बाग जाती थी और वहां से केला निकालकर गांव में लाके उसे बेचती थी। हे भगवान, कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा? अब मैं इस बुढ़ापे से थक गई हूँ। काश मेरे पैरों की जगह कोई चक्के होते। दादी का हर रोज का यही काम था। सुबह उठना, अपने केले के बगीचे में जाना, वहां से अच्छे केले निकालकर उसे गांव में जाकर बेचना। ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन अचानक से उनका बेटा रमेश घर आ जाता है। माँ, मैं आ गया, देखो मैं आ गया। माँ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? रमेश की बातें सुनकर शारदा कहती है, अबे चुप, तू भगवान है क्या जो मैं तुझे देखकर खुश हो जाऊं? तब रमेश कहता है, तुम भी ना माँ बहुत ही कॉमेडी हो। देखो, तुम्हारी बहू भी तुम्हारे पास रहने के लिए आ गई है। उसकी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, मुझे तो ये गांव का क्लाइमेट बिल्कुल सूट नहीं होता। वैसे मुझे इंडिया का क्लाइमेट ही सूट नहीं होता। कितना छोटा है ये गांव। उसकी नखरों वाली बातें सुनकर शारदा कहती है, अरे मोटी बहू रानी, तू क्या अमेरिका में पैदा हुई थी? रमेश सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। अपने गांव अपने माँ के पास आने के बाद रमेश बहुत खुश था, लेकिन बीवी अनामिका खुश नहीं थी, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी और उसे खाने के लिए ढेर सारा फास्ट फूड लगता था, जो कि इस गांव में मिलता नहीं था। और इसलिए अनामिका अपने पति रमेश के पास खाना खाते वक्त हमेशा शिकायत करते रहती थी। खाना खाने के दौरान रमेश कहता है, वाह वाह वाह, कितने दिनों के बाद तेरे हाथों का खाना खा रहा हूँ माँ। ऐसा लग रहा है ताज होटल में बैठ के खाना खाने का मजा ले रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, हाँ हाँ, जितना खाया है उतना ही बोल, ज्यादा नाटक मत कर। मेरी याद भी नहीं आती तुझे, इस मोटी बहू को भी। जैसे शहर जाता है वैसे एक फोन तक नहीं करता। तब तक अनामिका कहने लगती है, सुनिए, आप मुझे बार बार मोटी मत कहा कीजिए। रमेश, आपको ये खाना अच्छा लगता है? छी, ये रोटी, ये चावल और ये पानी जैसी दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बिल्कुल गरीबों जैसा खाना है ये। मुझे शहर जैसा पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, आइसक्रीम नहीं खाने मिलता यहाँ। इतना ही क्या, इस गांव में ब्रेड जैम भी नहीं मिलता है। मैं मर जाऊंगी यहाँ रहकर। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। फिर एक दिन खबर आती है। गांव वाले कहने लगते हैं, हमारे गांव के नदी के ऊपर का ब्रिज गिर गया है। अब हम कई महीनों तक गांव से बाहर नहीं जा सकते। गांव वालों की बातें सुन के रमेश कहने लगता है, अरे बाप रे, यानी अब हमें कुछ महीनों तक यही रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, जरूर रह लो अपने गरीब माँ के घर। मैं तुझे तेरी बीवी से भी अच्छा खाना खिलाऊंगी हर रोज। शारदा अपने बेटे से कहती है। तब तक अनामिका कहने लगती है, अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत हम लोगों पे आ गिरी। अगर इतने दिनों तक हम इस छोटे से गांव में रहे तो मेरे पति क्या कमाएंगे, हम क्या खाएंगे? मुझे बहुत दिनों तक फास्ट फूड नहीं मिलेगा। हे भगवान, बचा लो। अरे, हम माँ का हाथ बटा देंगे। कुछ दिनों तक हम भी माँ के साथ जाकर केले के बाग में काम करेंगे। माँ के साथ केला लाएंगे और गांव में बेचेंगे। हर रोज रमेश अपनी मोटी पत्नी अनामिका को लेकर और माँ शारदा के साथ दूर तक चलते चलते उस केले के बगीचे तक जाता था। वहाँ तीनों शाम तक काम करते थे, फिर घर वापस लौटते थे और खुशी खुशी मिलके खाना खाते थे। ऐसे ही दिन बिता रहे थे। अरे माँ, क्या नजारा है। बचपन के कितने दिनों के बाद आज यहाँ आया हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अमेरिका में ही हूँ। कितना सुंदर हो गया हमारा गांव। ये सुनकर शारदा कहती है, अरे गांव तो पहले भी सुंदर था, आज भी सुंदर है। गांव कभी बदला नहीं, बस बदले इस गांव के रहने वाले इंसान। जैसे शहर चले गए वैसे ही इस गांव को भूल गए। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहने लगती है,
इससे सुंदर तो हमारे शहर के गार्डन का टॉयलेट है। और कितने दूर तक रास्ता है ये? यहाँ कोई ऑटो या कोई बस नहीं चलती है क्या? और कितना चलना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलती रहूं तो मुझे बहुत भूख लग जाएगी। और यहाँ इन बकवास केलों के अलावा कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता। ऐसे ही दिन निकलते हैं, लेकिन हर रोज के मेहनत के काम के बाद अनामिका को अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं होती थी और वो हर रोज चलते चलते ही सासू माँ शारदा के कंधे पर सवार केलों में से कुछ केले चुराकर खा लेती थी। ये तो बहुत मीठा केला है। अरे और खा लेती हूँ। वाह वाह, केले से भूख बहुत जल्दी मिट जाती है। तब तक रमेश कहता है, अरे अनामिका, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? हमारे साथ चलो ना। तुम क्या मालिक का कुत्ता हो जो पीछे पीछे चल रही हो? अनामिका मन ही मन सोचती है, अरे रे, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना केला खाते वक्त? एक और खा लेती हूँ। हाँ। हर रोज ऐसा ही चल रहा था। बाजार जाने के बाद केले को बेचते वक्त सासू माँ शारदा का ध्यान में आता था कि अरे, हमारे केले में से कई केले रास्ते में ही गायब हो रहे हैं। अरे, हमने तो पूरे 150 केले बाग में से निकाले थे, यहाँ तो सिर्फ 140 केले हैं। 10 केले गए कहाँ? तब तक अनामिका हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं सासू माँ। माँ, तुझे पता है ना, मैं तो मांग कर ही खाता हूँ। रमेश की बात सुनकर शारदा कहती है, हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है। लगता है कोई तो हमारे केले चुरा रहा है। बेटा, चुरा कर खाना सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई चीज खानी हो तो मांग कर खानी चाहिए, नहीं तो पेट में बीमारी हो जाती है। हाँ। बाप रे बाप, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनामिका को छटपटाते हुए देख शारदा कहती है, अरे बहू, तुझे क्या हो गया? चलते चलते अब यहाँ से तो अस्पताल भी बहुत दूर है। अरे मेरी मोटी बीवी, तुझे क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये जो हमारे केले हर रोज गायब होते थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद चुरा कर खाती थी। अनामिका की बातें सुनकर शारदा कहती है, कहा था ना कि कोई भी चीज कभी चुरा कर नहीं खानी चाहिए, उसका हिसाब बहुत महंगा हो सकता है। इस तरह बहू अनामिका को उसके चोरी का सबक मिल जाता है। थोड़े दिनों के बाद अनामिका ठीक हो जाती है और अपने सासू माँ के साथ अच्छे से रहने लगती है। शारदा बहुत गुस्से से घर आती है और फिर आके अपनी बहू से कहने लगती है, अरे अनामिका, तुम लोगों से क्या कह रही हो मेरे बारे में? मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। ये सुन के अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। सासू माँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपके बारे में कभी बुरी बातें नहीं की। मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ। ऐसे ही रहना। अगर तुमने कभी भी मेरे खिलाफ किसी से जाके शिकायत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी, समझी? शारदा गुस्से से अंदर चली जाती है। फिर शारदा की दोस्त शांता वहाँ पे आती है। उन्हें देखकर अनामिका उनसे पूछती है, आप कैसी हैं आंटी जी? तब शांता कहती है, मैं अच्छी हूँ अनामिका, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, अनामिका जवाब में कहती है। फिर शांता उसके हाथों में जलने के दाग देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ अनामिका, ये दाग कैसे हुए? ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। कुछ नहीं आंटी जी, पैन से जल गया था, आप अंदर आइए, मैं चाय ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। शांता बहुत ही प्यार के साथ अंदर जाती है। शारदा को देखकर वो बहुत ही मिलनसार और मनमोहक शब्द बोलती है और अभिनंदन करती है। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। तब तक अनामिका चाय ले आती है। गलती से चाय की प्याली हाथ से नीचे गिर के टूट जाती है। शारदा को गुस्सा आ जाता है। दिखता नहीं या खाना नहीं खा रही हो? ऐसा कहकर वो अपनी बहू को पीटने लगती है। सासू माँ, मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए। अरे शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? गर्भवती महिला को भी तुम मारे जा रही हो। छोड़ो उसे। अनामिका, तुम अंदर जाओ। रोते रोते अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा, तुम्हें कुछ अकल नहीं है क्या? गर्भवती महिला को भी तुमने नहीं छोड़ा। हाँ, उसके हाथ में दाग देख के मुझे तभी संदेह हुआ था। ये गलत है, हमें अपने घर की महिलाओं को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। ये हमारा घर का आपसी मामला है, आप बीच में मत आइए। ऐसा सुन के शांता बहुत दुखी होकर कहती है, सच है, मैं बीच में दखल भी नहीं दूंगी। याद रखना पर एक बात,
अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए अहंकार अभिमान है। 5-10 साल बाद तुम बूढ़े हो जाओगे, बिस्तर पे पड़ जाओगी, बहू तुम्हें प्रताड़ित करेगी, तब तुम्हें पता चलेगा। शांता गुस्से से कहकर वहां से चली जाती है, पर शारदा को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं होती। कुछ दिन निकल जाते हैं। आए दिन शारदा अनामिका को किसी न किसी वजह से मारती पीटती रहती थी। वो अनामिका से घर का पूरा काम करवाती थी, फिर भी प्रताड़ित करती थी। अनामिका को बहुत बुरा लगता था। जी, आप अमेरिका से कब वापस आएंगे? मैं इस नरक में बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। आप जब भी मुझे वीडियो कॉल करते हैं तो मैं खुश होने का नाटक करती हूँ, पर यहाँ पे हर पल जिंदगी नर्क है, नर्क। इस तरह से वो अपनी वेदना से बहुत रोती है। दिन निकलते जाते हैं। एक दिन जब अनामिका बागवानी कर रही थी, उस वक्त सासू माँ उसके पास आती है। ठीक से काम कर रही हो कि नहीं? कर रही हूँ सासू माँ। अनामिका शारदा के सवाल का इस तरह जवाब देती है। तब तक अचानक से शारदा के सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। सासू माँ, आपके पीछे एक सांप है, आप हिलना नहीं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। इस तरह सासू माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सासू माँ, आप बात मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर अनामिका सांप को पीछे से आके पकड़ लेती है। तब तक सांप अनामिका को डस लेता है। अनामिका सांप को घुमा के दूर फेंकती है और फिर अनामिका खुद जमीन पे गिर जाती है। शारदा अनामिका को तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कहते हैं कि वो खतरे से अब बाहर है। शारदा अनामिका को देखकर कहने लगती है, ऐसा भयानक कदम क्यों उठाया? बहुत साहसी हो तुम, क्या तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगा? सासू माँ, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे पति दूसरी शादी करके संतान प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर आपको कुछ हो गया तो उन्हें माँ वापस नहीं मिलेंगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। अरे अनामिका, मुझे माफ कर देना। हर बार मैं वजह ढूंढती थी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की, मुझे क्षमा कर दो। शारदा माफी मांगने लगती है। ऐसा नहीं है सासू माँ, मुझे पता था कभी ना कभी आप जरूर मुझे प्यार करेंगी। आज जाके मैंने आपका दिल जीत लिया है, यही मेरे लिए बहुत है सासू माँ। तुम बहुत अच्छी हो अनामिका। ऐसा कहकर वो अनामिका को अपने करीब ले आती है। तब से सास बहू दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका एक कन्या संतान को जन्म देती है। अनामिका डर जाती है कि उसने कन्या संतान को जन्म दिया है। वो बहुत चिंतित रहती है क्योंकि सासू माँ को एक पुत्र संतान चाहिए था, पर कन्या संतान निकली। ये देखकर वो क्या कहेंगी, ये सोचकर वो बहुत घबराई हुई थी। बच्चे को देखकर शारदा कहती है, ये तो मेरी माँ है, ये देखने में बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। तुम देखोगी अनामिका तो समझ में आएगा। उस बच्ची में शारदा को अपनी माँ नजर आने लगती है। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका थोड़ी निश्चिंत होकर चैन की सांस लेती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। बच्चे को देखकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तब से सास बहू उस बच्ची के साथ खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं।